Welcome, friends. In today's session of Business Regulatory Framework, we are dealing with Sale of Goods Act. And friends, today what we are going to discuss is the famous maxim, famous statement, famous principle, famous doctrine related with Sale of Goods Act. एक ही ऐसा डॉक्ट्रिन है, एक ही ऐसा सिद्धांत है जो इस यूनिट के अंदर है, इस एक्ट के अंदर है, जिसको बहुत ही स्ट्रांगली फॉलो किया जाता है। और देखते हैं किस प्रकार का मैक्सिम है, क्या पूछा जाता है उसमें। बायर्स बीवेयर, ये मैक्सिम है, ये सिद्धांत है। इस मैक्सिम को आपको समझाना है। डिस्कस दिस स्टेटमेंट विद इस एक्सेप्शन, ये स्टेटमेंट को आपको समझाना है। पहले ये कॉन्सेप्ट, ये प्रिंसिपल समझाना है, और उसके बाद इसके अंदर इसके एक्सेप्शंस जो है वो समझाना है। दूसरे तरीके से पूछना हो इसी प्रश्न को तो पूछ सकते हैं आपको, एक्सप्लेन द रूल ऑफ केविएट एम्प्टर। केविएट एम्प्टर लैटिन शब्द है, ध्यान रखिएगा, ये इंग्लिश वर्ड्स नहीं है। इंग्लिश वर्ड्स ऊपर लिखे हैं, बायर्स बीवेयर, उसी को लैटिन में कहा जाता है केविएट एम्प्टर। डिस्कस द सर्कमस्टांसेस इन विच द रूल ऑफ केविएट एम्प्टर डज नॉट अप्लाई। कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पे ये नियम लागू नहीं होता है, यानी कि इसके एक्सेप्शंस आपको समझाना है। तो पहले हम इसके इस नियम को समझने की कोशिश करते हैं, और नियम समझने के बाद इसके एक्सेप्शंस की चर्चा करेंगे डिटेल में विद एग्जांपल्स। जहां जहां एग्जांपल्स रखे गए हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। तो पहले हम इस सिद्धांत को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई खरीददार सावधान रहे। लेट द बायर बीवेयर, डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर टाइटल हो सकता है, या दूसरा टाइटल प्रिंसिपल ऑफ बायर्स बीवेयर, या रूल्स ऑफ बायर्स बीवेयर। तीन नाम से जाना जाता है। एग्जाम में आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों आपको। केविएट एम्प्टर क्या है? केविएट एम्प्टर इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू द सेल ऑफ गुड्स। एक सिद्धांत है जो किससे जुड़ा हुआ है सर? सेल ऑफ गुड्स एक्ट से जुड़ा हुआ है। केविएट एम्प्टर का दूसरा मीनिंग क्या होता है सर? इंग्लिश वर्जन में अगर हम देखें तो ये लैटिन शब्द का इंग्लिश वर्जन में क्या मीनिंग है सर? क्वेश्चन बायर, जिसका एग्जैक्ट मीनिंग है सिंपल वर्ड्स में लेट द बायर बीवेयर, खरीददार सावधान रहे। अगर वो सावधान नहीं रहेगा तो हो सकता है कि उसको नुकसान हो सकता है, और उस नुकसान का जिम्मेदार वो अपने आप ही होगा। ही इज द ओनली पर्सन टू ब्लेम हिमसेल्फ। ऐसी सिचुएशन में नुकसान होगा तो जिम्मेदारी बायर की होगी, सेलर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ऐसी सिचुएशन होगी। So it means that it is no part of the seller's duty to point out defects of the goods which he offers for sale. सेलर की कोई ड्यूटी नहीं बनती है कि वो अपने बारे में, अपनी जो भी चीज बेचना चाह रहा है उसके बारे में सारी सच्चाई आपके सामने रख दे, हर एक सिचुएशन आपके सामने रख दे। माल के अंदर अगर गुड्स के अंदर कोई डिफेक्ट्स भी है, खामी भी है, तो क्यों बताया आपको? वो क्यों बताया कि उसकी जो बाइक बेचना चाह रहा है, मान लीजिए, तो बाइक की इंजन 2 बार खुली हुई, क्यों बताया आपको? अगर आपको ऐसा बताएगा तो आप खरीदो। तो उसकी कोई ड्यूटी नहीं बनती है सेलर की, बल्कि बायर को ध्यान रखना है। बायर इज सपोज टू बी बीवेयर, खरीदार सावधान रहे। सेलर को तो सावधान रहने की इतनी जरूरत है ही नहीं, समझ लीजिए। ये रूल किसके लिए बना है? किसके प्रोटेक्शन के लिए बना है सर? बायर्स के प्रोटेक्शन के लिए बना है। बायर को संभालना है। पहले बायर पहले खुद संभल जाए तो अच्छी बात है। इसलिए उनको कहा गया है कि आप सावधान रहें। अगर आप विश्राम की पोजीशन में रहे तो आपको लॉस हो सकता है। यात्री अपने सामान का खुद जिम्मेदार माना जाएगा इस सिचुएशन में। द बायर मस्ट एग्जामिन द गुड्स एंड फाइंड आउट देयर सुटेबिलिटी फॉर द पर्पस ही बाइज देम फॉर। बायर ने अपने आप चीज़ों को एग्जामिन करना है, चेक करना है, इंस्पेक्शन करना है, चीज़ों को अच्छे से देखना है, चेक कर लेना है, और उसके बाद अगर उसके पर्पस को फुलफिल करता है, सूट करता है, तो ही उसे वो चीज़ खरीदनी चाहिए। सिंपल लॉजिक है। In a contract of sale of goods, the seller is under no duty to disclose any unflattering, means critical truths. जो सच कड़वा होता है क्यों बताए? About the goods sold, जो भी चीजें वो बेच रहा है उसकी हकीकत वो क्यों डिस्क्लोज करे, वो क्यों बताए? Therefore, when a person buys some goods, he must examine them carefully. वही जो पीछे हमने चर्चा की वही रिपीट हो रहा है यहाँ पे। If the goods turn out to be defective or do not suit his purpose, or if he depends upon his own skill or judgment and makes a bad selection, he cannot blame anybody except himself. यहाँ किसको ब्लेम करने की बात कर रहे हैं? किसकी जिम्मेदारी होगी अगर वो चीज़ डिफेक्टिव निकली, या बायर के पर्पस को सूट नहीं कर रही है, जिस पर्पस के लिए वो जो चीज़ खरीद रहा है सर वो फुलफिल नहीं हो रहा है। हम कोई भी चीज़ परचेज करते हैं ना मार्केट में से, तो हमारा उसके पीछे कुछ पर्पस होता है। जैसे मान लीजिए एक मोबाइल फोन भी खरीदना होता है तो आपके उसके पीछे पर्पस होगा, क्यों खरीदना चाहते हो मोबाइल? सर मैं उसमें म्यूजिक सुनना चाहता हूँ, या हो सकता है गेम खेलना चाहता हूँ, या हो सकता है ऑफिस पर्पस के लिए खरीद रहा हूँ, या हो सकता है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए खरीद रहा हूँ।
या हो सकता है मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की इसमें से तैयारी करूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। आपका कुछ पर्पस होगा सर। वो पर्पस अगर फुलफिल नहीं होता है तो ये आपने बहुत ही बड़ा बैड सिलेक्शन किया है, ऐसा मान लीजिए। और अगर आपका पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपने हिसाब से डिसीजन लिया। डिसीजन आपने अगर गलत ले लिया परचेसिंग करते वक्त, जो चीज आपने परचेज की है आपका पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा है, देन यू आर द ओनली पर्सन टू ब्लेम योरसेल्फ। हम सेलर को वहां ब्लेम नहीं कर सकते। इन शॉर्ट, अ बायर परचेज द गुड्स एट हिज ओन रिस्क। The seller is not supposed to know the particular purpose for which the buyer is purchasing the goods. Seller क्यों पूछेगा आपको कि आपको किस पर्पस के लिए चाहिए? हाँ, आपने खुद सामने से बताया हो तो सेलर की ड्यूटी बन जाती है। आपने कहा हो कि मुझे ऐसा मोबाइल दीजिए कि भाई जिसमें अच्छा म्यूजिक बजता हो, वगैरह वगैरह। आपने अपनी बात रख दी हो, पर्पस रख दिया हो, तो सेलर की वहाँ ड्यूटी बन जाती है कि वैसी चीज आपको दी जाए। तब आप ब्लेम कर सकते हैं सेलर को। लेकिन अगर आपने अपना पर्पस ही डिस्क्लोज नहीं किया, आप अपने हिसाब से कोई चीज खरीद रहे हो और अगर वो आपके पर्पस को फुलफिल नहीं करती है, तो देन यू आर द ओनली पर्सन टू ब्लेम योरसेल्फ। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अब इसके ऊपर दो एग्जांपल रखे हैं, वो डिस्कस करते हैं। बढ़िया है। मान लीजिए अ पर्सन बाइज अ रेडीमेड शर्ट फॉर हिज सन। अपने बच्चे के लिए एक बंदा अगर शर्ट खरीदता है, he will not have a right to return or exchange the same if the shirt doesn't exactly fit his son. It may be too tight or it may be too loose. अगर आप अपने, मान लीजिए एक बंदे ने अपने बच्चे के लिए कोई शर्ट वगैरह खरीदी है, कोई गारमेंट खरीदा है, कोई क्लोथ खरीदा है सर, और अगर वो फिट नहीं हुई उसके बच्चे को, या हो सकता है टू टाइट हो, टू लूज हो। कभी कभी तो है ना, जब आप जहाँ से परचेस करते हैं ना, वहाँ लिखा होता है नो रिटर्न पॉलिसी, नो एक्सचेंज पॉलिसी, लिखा हुआ ही होता है। तो आपने ध्यान से वहाँ परचेसिंग करनी चाहिए। उसके बाद अगर वो आपको सूट नहीं करता है, आपका पर्पस फुलफिल नहीं होता, हो सकता है आपको वो शर्ट बहुत ही टाइट पड़ रही हो या बहुत ही लूज पड़ रही हो, तो उसके जिम्मेदार आप खुद रहेंगे सर। क्योंकि परचेसिंग करते वक्त आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। सो बायर्स बी वेयर। एक केस है, केस की डिटेल है, शॉर्ट में देखेंगे। पिग्स वेर सोल्ड सब्जेक्ट टू ऑल फॉल्ट्स एंड दिस पिग्स बीइंग इन्फेक्टेड कॉज टाइफॉइड टू अदर हेल्दी पिग्स ऑफ द बायर। एक बायर नाम का व्यक्ति, यानी एक बायर है, यूँ समझ लीजिए। बायर ने क्या किया सर, जो डब्लू है, वार्ड, नीचे केस की डिटेल लिखी है, वार्ड वर्सेस हॉब्स। तो वार्ड नाम का जो बायर है, इन्होंने पिग्स खरीदे हॉब्स से, और जो हॉब्स ने पिग्स बेची, सेलर ने जो पिग्स बेची है सर, वो सारे डिफेक्टिव, यानी कि वो बीमार थे, इन्फेक्टेड पिग्स बेचे हुए समझ, जिनके अंदर जिनको टाइफाइड हुआ था। और यही पिग्स को बायर ने खरीद के अपने हेल्दी पिग्स के साथ मिक्स कर दिया। तो ये इन्फेक्टेड थे और ये रोग फैला, उनके जो हेल्दी पिक्स थे उनको भी फैला गया। यानी उनके जो हेल्दी पिक्स थे उनके साथ ये अनहेल्दी पिक्स रखे गए। क्या हो जाएगा सर, बुरे के साथ अच्छे को रखा जाएगा तो अच्छे भी बुरे हो जाएंगे, वैसी सिचुएशन हो गई। हेल्दी पिक्स के साथ अनहेल्दी पिक्स रखे गए, इन्फेक्टेड पिक्स रखे गए, तो क्या हो जाएगा सर, हो ही जाएगा सर, वो भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। कोरोना जैसा है सर। इट वॉज हेल्ड दैट द सेलर वॉज नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज दैट द पिग्स वेर अनहेल्दी। सेलर क्यों बताए कि पिग्स अनहेल्दी है? उसकी कोई ड्यूटी नहीं बनती है कि आप पूछोगे तो उसकी ड्यूटी बनती है कि उसको बताना चाहिए। हमने पढ़ा था, याद हो, ड्यूटी टू स्पीक। इफ यू आस्क देन द सेलर हैज टू स्पीक, इफ यू डोंट आस्क सेलर हैज नो ड्यूटी टू स्पीक एनीथिंग अबाउट द गुड्स सोल्ड। वो सिद्धांत याद रखिएगा, फ्रॉड वाला सिद्धांत आपको याद होगा, एक्सेप्शन याद होगा, ड्यूटी टू स्पीक। तो ये एग्जांपल्स क्लियर हो गए यहाँ पे। अब चलते हैं इस रूल के एक्सेप्शंस को समझने में। ये आपको डिटेल में समझाना है एक्सेप्शंस। तो ये एक्सेप्शंस का मीनिंग ये है कि कहाँ पे ये सिद्धांत लागू नहीं होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्पटर, यहाँ कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ बायर्स बिवेयर। ऐसी कौन सी सिचुएशन है, संभावना है, जहाँ पे ये सिद्धांत लागू नहीं होता है? तो पहली सिचुएशन है फिटनेस फॉर बायर्स पर्पस। जो भी चीज परचेज की जा रही है, बायर ने परचेज करते वक्त उसका पर्पस डिस्क्लोज कर देना चाहिए कि वो चीज क्यों खरीदना चाह रहा है। और बायर वो जो बायर परचेज कर रहा है जो चीज, वो टोटली डिपेंड करता है सेलर्स के स्किल और जजमेंट पे। और सेलर उस प्रकार के धंधे में, यानी कि उस प्रकार का बिजनेस करता होना चाहिए, उस डिस्क्रिप्शन की चीज वो बेचता हुआ होना चाहिए। ठीक है। देन देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन। वहाँ इम्प्लाइड कंडीशन बन जाती है, ये हम आगे चर्चा कर चुके हैं। इम्प्लाइड कंडीशन के अंदर ही एक पॉइंट था क्वालिटी और फिटनेस के ऊपर, वही पॉइंट यहाँ पे है कि तीन चीजों का ध्यान रखना है बायर ने। एक तो उसका पर्पस डिस्क्लोज करना चाहिए सेलर के सामने, सेलर को बताना चाहिए वो क्यों ये पर्टिकुलर चीज खरीदना चाह रहा है। दूसरा, वो सेलर के ऊपर ही डिपेंडेड हो, सेलर को ही कहे कि भाई आप ही बताइए कौन सी अच्छी चीज है इसमें से, आप तो ये 24 घंटे यही काम है आपका, आपका तो
12 महीने आप यही चीज बेचते हैं, आपको ज्यादा पता होता है। और इसी प्रकार का बिजनेस सेलर करता हुआ होना चाहिए। जिस डिस्क्रिप्शन की आप चीज मांग रहे हैं, मोबाइल के शोरूम में जा रहे हैं तो मोबाइल ही बेच रहा होगा, वहाँ कपड़े थोड़ी ना बेच रहा होगा। तो उसका बिजनेस होगा। और आपका जो पर्पस है वो उसमें उसके लिए वो रीजनेबली फिट हो वो चीज जो आप खरीद रहे हैं, इम्प्लाइड कंडीशन। द रूल ऑफ केवियट एम्पटर विल नॉट अप्लाई इन सच केसेस। अगर आपने ये सारी चीजें रख दी सेलर के सामने, और जो चीज आपको दी गई है अगर वो आपका पर्पस फुलफिल नहीं करती है, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, देन यू कैन रिटर्न द गुड्स, यू कैन रिजेक्ट द गुड्स। यहाँ पे ये सिद्धांत लागू नहीं होता है। ये बायर की फेवर में है। किसके फेवर में है? बायर की फेवर में। तो सेलर ने वही चीज बेचनी चाहिए जो बायर के पर्पस को फुलफिल करती है। और द गुड्स शैल बी रीजनेबली फिट फॉर बायर्स पर्पस। ऐसी चीज बेचनी है। अगर नहीं बेचेंगे तो ये सिद्धांत यहाँ लागू नहीं होता है। लागू नहीं होता का मतलब क्या है कि बायर ये चीज रिटर्न करना चाहे तो रिटर्न कर सकता है, उसके लिए छूट मिली है, उसके एक्सेप्शन मिला है, छूट छाट मिली है, बायर के फेवर में ये रूल है। जहाँ नॉट एप्लीकेबल है मीन्स इट इज इन फेवर ऑफ बायर, जहाँ एप्लीकेबल है मीन्स इट इज इन फेवर ऑफ सेलर, इट इज इन फेवर ऑफ सेलर। वेयर द रूल इज नॉट एप्लीकेबल इट इज इन फेवर ऑफ बायर। बायर वो चीज रिटर्न कर सकता है और कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता है, डैमेज क्लेम कर सकता है। जहाँ पे ये रूल अप्लाई होगा वहाँ सेलर सेलर के फेवर में होगा। सेलर वो चीज रिटर्न लेने के लिए रिटर्न नहीं लेगा, उसका ये अधिकार है। कोई कॉम्पेंसेशन पे करने नहीं किया जाएगा, वहाँ पर उल्टा हो जाएगा सिचुएशन। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मर्चेंटेबल क्वालिटी, इसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं। आपको एक ऐसी बॉल पेन बेची जाए जो बेचने लायक ना हो, आपको ऐसी बॉल पेन बेची जाए जो बेचने लायक ना हो, तो आप क्या करेंगे? अगर आपको वो चीज ऐसी चीज बेची जाए जो बेचने लायक ना हो तो क्या करोगे? आप बॉल पेन ऐसी खरीद रहे हैं जो चलने लायक ना हो, यूज करने लायक ना हो, तो क्या मतलब रहेगा सर उसका? वैसे एक एग्जांपल है, एक क्रिकेट बैट शुड बी फिट इनफ टू प्ले क्रिकेट विद अ क्रिकेट बॉल। सीजन बैट मान लीजिए आप खरीद रहे हैं, और सीजन बैट खरीदने के बाद अगर आप कोई स्ट्रोक लगाते हैं उसको सीजन बॉल से और उसके दो टुकड़े हो जाए, तो क्या वो बेचने लायक चीज थी? नहीं सर, नहीं थी। बस तो फिर वहाँ सेलर कैन नॉट टेक एनी डिफेंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ केवियट एम्पटर। आप एज अ सेलर जो बेच रहे हैं सर, वो मर्चेंटेबल क्वालिटी की चीज होनी चाहिए, व्यापार धंधे के लिए वो चीज गुड क्वालिटी की होनी चाहिए, बेचने लायक होनी चाहिए। सेलर की ड्यूटी है, जिस वर्णन का वो माल बेच रहा है, जिस डिस्क्रिप्शन का वो गुड्स बेच रहा है सर, वो मर्चेंटेबल क्वालिटी का होना चाहिए, बेचने लायक होना चाहिए। इट शुड बी अ सेलेबल गुड्स। तो क्रिकेट बैट भी अगर अगर वो बेच रहा है, स्पोर्ट्स वाली चीजें बेच रहा है, तो वैसी बेचनी चाहिए जो बेचने लायक हो। अगर वो बेचने लायक ना हो, इंफीरियर क्वालिटी की हो, then seller cannot take defense of the doctrine of caveat emptor. If the buyer has examined the goods, buyer ने examination किया, goods को ध्यान से देखा है, there is no implied condition as regards defects which such examination ought to have revealed. अगर उसे पता है कि ये चीज उसके पर्पस को सूट नहीं करती है, ये चीज उसके लिए अच्छी नहीं है, फिर भी बायर अगर परचेस करता है, देन इन सच सर्कमस्टेंसेस बायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एक्ट। वहाँ सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। यहाँ वहाँ पे ये रूल अप्लाई होगा, मीन्स इट विल बी इन फेवर ऑफ सेलर, नॉट इन फेवर ऑफ बायर। अगर आपको पता है कि चीज में डिफेक्ट है, खरीदने लायक नहीं, फिर भी आप खरीदते हो, देन यात्री अपने सामान का खुद जिम्मेदार है। अब्बा डब्बा जब्बा। यूसेज ऑफ ट्रेड सेक्शन 16 सब सेक्शन 3। फिर से ये पॉइंट रिपीट हो रहा है। अभी हम थोड़ी देर पहले ही इम्प्लाइड वारंटीज जो पिछले सेशन में देखा था हमने, इम्प्लाइड वारंटीज, वही पॉइंट यहाँ रिपीट हो रहा है। यूसेज ऑफ ट्रेड कस्टम और यूसेज की बात हो रही है सर। एन इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, ये पॉइंट किससे जुड़ा हुआ है? क्वालिटी और फिटनेस से जुड़ा हुआ है, सेक्शन 16 सब सेक्शन 3। फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज मे बी अटैच विद द यूसेज ऑफ ट्रेड। कभी कभी आपको बोला नहीं जाएगा, इम्प्लाइड बन जाएगी आपके लिए सिचुएशन। ऐसा एक केस में हुआ था। रीत रिवाज की बात हो रही है, कस्टम्स और ट्रेडिशंस की बात हो रही है। केस में ऐसा हुआ था, जॉन्स वर्सेस बॉर्डन, 1813 का ये केस है। देखते हैं क्या रिवाज है। जब ये माल बेचा गया था, ये जब इवेंट हुआ था, ये जो केस हुआ था, उस वक्त क्या हुआ क्या था एग्जैक्टली देखते हैं। ऑक्शन सेल का केस है। इट वाज यूजुअल इन द सेल ऑफ ड्रग्स बाय ऑक्शन। ड्रग्स यानी यहाँ मेडिसिन है, ठीक है, उड़ता पंजाब वाला ड्रग्स नहीं, यहाँ मेडिसिन है। इट वाज यूजुअल इन द सेल ऑफ ड्रग्स बाय ऑक्शन
that if the goods were C damaged, it should be declared. यहाँ रीत रिवाज ऐसी थी कि ऑक्शन सेल में अगर कोई मेडिसिन, कोई ड्रग्स बेचे जा रहे हैं और वो मेडिसिन अगर पानी से लथपथ है, यानी समुंदर में डूबा हुआ माल है, अगर ऐसा माल है तो डिस्क्लोज करना है, डिक्लेयर करना है ऑक्शनर में, यानी कि सेलर ने डिक्लेरेशन करना है कि बाल ये माल जो है पानी में डूबा हुआ है, समुद्र में डूबा हुआ है, ये डिस्क्लोज करना है, डिक्लेरेशन करना है। ये कस्टम था, ये वहाँ का ट्रेडिशन था। तो क्या ऐसा हुआ था? दिस यूसेज इन इफेक्ट created an implied condition that when the drugs were sold without such declaration, they were free from C damages. अगर ऐसा declaration नहीं किया जाएगा तो आप क्या मानेंगे? अगर ऐसा बोला नहीं जाएगा ऑप्शन सेल करते हो तब हम क्या मानेंगे कि सर ये जो चीज बेची जा रही है इट इज फ्री फ्रॉम सी डैमेज, यानी ये जो माल बेचा जा रहा है वो पानी में डूबा हुआ नहीं, समुद्र में डूबा हुआ नहीं। अगर ऐसा नहीं बताया जाएगा तो हम तो ऐसा ही मानेंगे। ठीक है, तो अगर माल डिफेक्टिव है तो उसकी उसका डिक्लेरेशन करना है, ये कस्टम है। लेकिन अगर डिक्लेरेशन नहीं किया जाता है तो कस्टम क्या कहता है, रिवाज रीत रिवाज क्या कहता है, ट्रेडिशन क्या कहता है, ये माल पानी में यानी कि समुद्र में डूबा हुआ नहीं है। इन दिस केस द सेलर एग्जिबिटेड द सैंपल विदाउट डिस्क्लोजिंग दैट द ड्रग्स वेर सी डैमेज्ड। सेलर ने जब माल बेचा ऑक्शन सेल में तब उसने डिस्क्लोज नहीं किया कि ये जो माल है समुद्र में डूबा हुआ है, ऐसा डिक्लेरेशन नहीं किया, तो बात खत्म हो गई सर। तो ये गलती कर दी सेलर ने माल बेचते वक्त, उसको डिक्लेरेशन करना चाहिए था, ये रीत रिवाज थी, ये ट्रेडिशन था। सो यहाँ पे क्या होगा सर, दिस रूल ऑफ कैवेट एम्प्टर इज नॉट एप्लीकेबल, यानी बायर को buyer has a right to return the goods, to reject the delivery of the goods and claim for damages also। अपनी प्राइस पूरी रिकवर कर सकता है, नुकसान हो तो नुकसान की भरपाई के लिए भी कह सकता है। सेल्स बाय डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन से कितनी बार हम माल खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं, जैसे भाई अमूल बटर दीजिए 100 ग्राम वाला, तो आपने डिस्क्राइब कर दिया, वहां आपको अमूल बटर ही मिलना चाहिए। कोई और कंपनी का अगर आपको बटर दिया जाएगा तो यू कैन रिजेक्ट द गुड्स। सो दिस डॉक्ट्रिन वुड नॉट अप्लाई, मीन्स आपने जिस डिस्क्रिप्शन का माल मांगा है उसी डिस्क्रिप्शन का माल आपको मिलना चाहिए। So where the goods are sold by description, the goods supplied by the seller do not correspond to the description, this doctrine would not apply। सेलर की ड्यूटी बनती है, जो वर्णन का माल मांगा गया है, बायर ने जिस प्रकार का माल मांगा है कि भाई लक्स साबु दीजिए तो लक्स साबु ही देना है, फिर उसकी जगह पे कोई और कंपनी का साबु दिया जाए, सोप दिया जाए तो नहीं चलेगा। जिस डिस्क्रिप्शन की चीज मांगी गई है वही डिस्क्रिप्शन का माल आपको देने की ड्यूटी बनती है सेलर। सो यहाँ पे भी डॉक्ट्रिन फॉलो नहीं किया जाएगा, इट इज नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे भी एक्सेप्शन मिला गया है। पांचवा पॉइंट है सेल्स बाय सैंपल। सैंपल के तौर पे जो चीज आपको दिखाई गई है उसी तरीके की चीज आपको सप्लाई करने की जिम्मेदारी किसकी है, सेलर। इफ द गुड्स आर sold by sample and the bulk of the goods supplied do not correspond with the sample, this doctrine would not apply। जैसे डिस्क्रिप्शन आपने किया तो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही चीज आपको मिलना चाहिए, उसी ब्रांड नेम का, उसी कंपनी का, उसी क्वांटिटी में मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आती है बात क्वालिटी की। सैंपल की जब हम बात करते हैं तो सैंपल आपको दिया गया है, राइस का हो, वीट का हो, ठीक है, गेहूं हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मीन्स आपने सैंपल देखा है, सैंपल लिया है, तो वो उस सैंपल से करस्पॉन्ड होता हुआ चीज आपको देना चाहिए। अगर वैसा नहीं हो रहा तो नहीं चलेगा। ठीक है, सो यहाँ द गुड्स आर डिलीवर्ड एंड द बायर इज नॉट प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी, कंपैरिजन करने का भी अधिकार मिलना चाहिए। कंपैरिजन करने का भी अधिकार मिलना चाहिए, अगर कंपैरिजन करने का अधिकार नहीं मिलता है तो वो नहीं चलेगा, ये हम आगे काफी बार चर्चा कर चुके हैं। सो अपॉर्चुनिटी टू कंपेयर द गुड्स शुड बी विद द सैंपल शुड बी गिवन टू द बायर एंड द गुड्स मस्ट बी डिफेक्ट फ्री, उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होनी चाहिए गुड्स के अंदर, देन द डॉक्ट्रिन विल नॉट अप्लाई। यहाँ पे भी ये डॉक्ट्रिन लागू नहीं होता है, ये सिद्धांत लागू नहीं होता है। आखिरी पॉइंट पे चलते हैं, आखिरी एक्सेप्शंस पे चलते हैं। कंसंट बाय फ्रॉड। फ्रॉड हम आगे देख चुके हैं, फ्रॉड में क्या होता है, फ्रॉड में क्या होता है सर, व्हाट इज फ्रॉड सर, वेयर वन पर्सन इज मेकिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट विद एन इंटेंशन टू डिसीव द अदर पर्सन, ये हम जानते हैं अच्छे से। यानी आप जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं ना सर वो फॉल्स स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, जानबूझ के हो सकता है आपने स्टेटमेंट गलत बोला हो, रॉन्ग बोला हो, टू डिसीव द अदर पर्सन, दूसरे पर्सन के साथ फ्रॉड करने के लिए शायद आपने ऐसा स्टेटमेंट बोला हो। सो कंसंट बाय फ्रॉड भी हो सकता है, ये सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है
where the seller actively conceals defect in the goods so that on a reasonable examination the same could not be discovered, or where the seller makes a false statement amounting to fraud. तो यहाँ दो सिचुएशन, फ्रॉड कब का माना जाएगा, कब कहा जाएगा, आप कब, आपको कब पता चलेगा आपके साथ फ्रॉड फ्रॉड हुआ है? तो सर सेलर क्या करेगा सर, सेलर विल ट्राई टू एक्टिवली कंसील, विल ट्राई टू एक्टिवली हाइड द डिफेक्ट्स। वो हकीकत को छुपाने की कोशिश करेगा कि माल के अंदर जो भी डिफेक्ट है सामने वाले को पता नहीं चलना। लेट मी हाइड, लेट मी कंसील सच डिफेक्ट्स, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। दूसरा, वो जो स्टेटमेंट बोल रहा है ना सर, वो फॉल्स स्टेटमेंट होगा। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट होगा। तो ये दो सिचुएशन में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है जिसे हम फ्रॉड मान सकते हैं। द बायर डिपेंड्स ऑन सच फॉल्स रिप्रेजेंटेशन एंड एंटर्स इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद द बायर। तो यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट के बेसिस पे बायर जो होगा सर वो कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। इन बोथ सर्कमस्टांसेस द रिजल्टिंग कॉन्ट्रैक्ट वुड बी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं सर? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? जो एग्राइड पार्टी होगी, एग्राइड पार्टी यहाँ कौन होगी सर? जिससे नुकसान हुआ है। किससे नुकसान होगा इस सिचुएशन में? जिसके साथ फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड किसके साथ हुआ है सर? बायर के साथ। उसे वैसी चीज बेची गई है जो नहीं बेचनी चाहिए थी, ठीक है, जहां उसको डिसीव करके कोई चीज दी गई है, बेची गई है, तो वो नहीं होना चाहिए। द बायर रेमेडी इन दैट he can terminate the contract and can also claim damages from the seller for fraud। अगर कोई फ्रॉड करके आपको कोई चीज बेचता है तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमारे पास हथियार है, कानूनी हथियार है। हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेयर डिक्लेयर करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोर्ट। और हमारे पास उपाय क्या है? हमारे पास उपाय है कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं, मीन्स कैंसिल कर सकते हैं, और जो भी नुकसान हमारा हुआ उस नुकसान की भरपाई के लिए डिमांड की जा सकती है, सेलर के पास से हम क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे 6 एक्सेप्शंस की हमने डिटेल में चर्चा की, और ये 6 के 6 एक्सेप्शंस आप लिखेंगे। और ये 6 के 6 एक्सेप्शंस का मतलब क्या है कि ये बायर के फेवर में है। मीन्स बायर्स बीवेयर, जो ये मैक्सिम है, स्टेटमेंट है, इट इज नॉट एप्लीकेबल अंडर दिस सिक्स सर्कमस्टांसेस। ये 6 संजोगों में, 6 सिचुएशन में ये सिद्धांत लागू नहीं होता है। मीन्स ये बायर की फेवर में।